तो क्या आप लोग देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन में A5 वाला जो पार्ट है, इसको देख पा रहे हैं क्या आप लोग? जी सर। ओके, तो देखिए ये सिचुएशन क्या है पहले वो देखिए। इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, मान लो ये पूरा 1 साल था आपका और आपने सिर्फ ये लास्ट के 2 महीने आपने उसको भाड़ा पे दिया, ठीक है ना? आपने लेट आउट किया फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। क्यों इतना ऐसा किया आपने? बिकॉज इट इज इधर परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसको छोड़ दो, मतलब प्रीवियस ईयर में ही मान लो इस डेट में आपने यहाँ पर इसको या तो एक्वायर किया है या फिर इस दिन ये घर आपका बनकर रेडी हो गया है, उसके बाद ही आप किसी को घर भाड़ा में दे सकते हो। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे वो देख लीजिए। ये क्या बोलता है, टेक ऑल द रेंटल वैल्यूज ओनली फॉर दैट पीरियड, मतलब सिर्फ 2 महीने के लिए, जितने महीने के लिए आपने दिया ना उतने महीने का ले लो, फॉर विच द हाउस प्रॉपर्टी इज इन एग्जिस्टेंस और ओन्ड बाय एसएससी। मतलब ये जो लास्ट के 2 महीने हैं, इसी 2 महीने में उस मालिक के, मतलब जो पर्सन है एसएससी है, एसएससी उसका ओनर रहा। एंड देन कंपेयर देम एंड सेलेक्ट एआरवी अकॉर्डिंगली। तो ये सिचुएशन एक हम देख लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी एग्जाम में आ जाता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है? तो आप लोग भी फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। कंप्यूट एआरवी, आपको निकालना है एआरवी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या क्या है यहाँ पर देखिए मेरे साथ। एमआरवी दिया है 60,000 पर एनम। मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी रेंटल वैल्यू है सबको चेक करना है कि वो एनुअली दी गई है या पर मंथ दी गई है। अगर पर मंथ रहेगी तो उसको कन्वर्ट कर लोगे कहाँ पर, एनुअली में। देन एफआरवी दिया है आपको 66,000 पर एनम, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू दिया है आपका 63,000 पर एनम में। रियल रेंट दिया है 6,000 पर मंथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में, मतलब पर एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देख लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन, कब ये घर कंप्लीट हुआ, 31 मई 2018 को हुआ। और आपने भाड़ा कब लगाया, 1/8/2018, मतलब मई में बना, उसके बाद जून महीना पूरा खाली रहा, जुलाई महीना पूरा खाली रहा, और फिर 1 अगस्त को ही भाड़ा लग गया। अगर इसको मैं पूरा एक टाइम लाइन में बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से हुआ होगा। मान लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, रुको, ये मान लो 31 मई 18, फिर घर भाड़ा कब लगा, 1/8/18 को, और ये आपका 31/3/19, ये आपका 1/4/18, ठीक है। तो अप्रैल और मई, ये 2 महीना घर आपके पास था ही नहीं। फिर मई 31 मई को लिए तो जून और जुलाई, ये 2 महीना आपके पास घर था लेकिन खाली पड़ा था। एंड उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 8 9 10 11 12 1 2 3, कितना हो गया, 8। ये 8 मंथ आपका क्या हो गया, घर भाड़े में लगा। समझ में आया? लेकिन मुझे ये बताइए, ये जो पीरियड है आपका, आपके पास घर एग्जिस्टेंस कब से था, घर आपके पास कब से आ गया था, इस वाले पॉइंट से आ गया था। तो हम जो भी वैल्यू लेंगे वो पूरे इस पीरियड की लेंगे। तो मतलब कितना हो गया, यहाँ पर 8 मंथ, यहाँ पर 2 मंथ, तो टोटल हमको वैल्यू कितने महीने की लेनी पड़ेगी, 10 मंथ की लेनी पड़ेगी। क्यों? कि प्रोविजन में क्या बोला है देखिए, टेक ऑल द रेंटल वैल्यू ओनली फॉर दैट पीरियड फॉर विच हाउस प्रॉपर्टी इज इन एग्जिस्टेंस या फिर ओन्ड बाय द एसएससी। तो हमारे पास कब से ओन्ड हुई, हमारे पास इस वाले पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो पीरियड है, इस पीरियड में वो प्रॉपर्टी हमारे पास थी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? सारे के सारे फटाफट मुझे बताइए, क्या आपको ये समझ में आ गया? यस सर। ओके, यस सर। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ सकते हैं। क्या आपने क्वेश्चन उतार लिया, हम इसको आगे सॉल्व करें? क्वेश्चन यस नहीं सर। भी उतारे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
ठीक है, तो देखिए सॉल्व किस तरीके से किया गया है। कॉम्पिटिशन ऑफ एनुअल रेंटल वैल्यू, यहाँ पर आप लोग को मैंने और एक दो चीज लिखने के लिए बताया था। क्या? सबसे पहले आप लोग लिखोगे एसएससी का नाम अगर अवेलेबल है तो, उसके बाद आप लिखोगे प्रीवियस ईयर कौन सा है, देन उसका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा है। ये तीनों चीजें भी आपको लिखनी है जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर। देन यहाँ पर क्या बोला कि एज द हाउस वाज इन एग्जिस्टेंस फॉर 10 मंथ्स हेंस द रेंटल वैल्यू मे बी टेकन फॉर 10 मंथ्स। बात खत्म। तो एमआरवी ऊपर देखिए कितना दिया है, ये 60,000 पर एनम। तो भैया 60,000 रुपए अगर साल भर का होता है, 12 मंथ्स के लिए होता है, तो 10 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 12 5 जा 5,000 इंटू 10 यानी कि कितना हो गया? 50,000। तो देखिए हमने 50,000 रुपये लिया है एमआरवी। समझ में आया? सिमिलरली एफआरवी ये कितना दिया है? एफआरवी क्वेश्चन में देखिए ये वाला एफआरवी कितना दिया है? 66,000। तो भैया 66,000 अगर आपका 12 महीने के लिए होता है तो आपका 10 महीने के लिए कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करते हैं। ये आपका हो जाएगा 12 5 जा 60, देन 60 5 जा देन 00 5500 इंटू 10 यानी कि ये हो जाएगा आपका 55,000। तो एफआरवी कितना हो गया? 10 महीने के लिए 55,000। देन उसके बाद हमने क्या करना है? एमआरवी एफआरवी विच एवर इज हायर। तो मुझे बताइए 50,000 50,000 एंड 55,000 में विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर 55,000 इज हायर। 55 तो हमने वो यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है मुझे? 63,000 दिया है साल भर का। तो 12 महीने का निकाल देंगे, इंटू कर देंगे 10 महीने का, कितना हो जाएगा? चलो करके देखते हैं। यहाँ पर इसको मैं अगर काटूं किससे? 6 से काटता हूँ। 6 2 जा 12, 6 1 जा देन 0, 6 5 जा 30, देन 0 0 एंड देन इसको 2 1 जा 2 5 5 10 देन 2 2 जा 4 5250 50 एंड इंटू 10 यानी कि 52,500। 52,500। तो हमारा स्टैंडर्ड रेंट कितना हो जाएगा 10 महीने के लिए? 52,500। ठीक है, अब हमको क्या करना है? ये जो हमारा आया और ये जो हमारा एसआरवी है, इन दोनों में विच एवर इज लोअर। तो 55,000 और 52,500 लोअर कौन है? 52,500। 52,500। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। कितना हो गया? 52,500। ठीक है, उसके बाद हमारा रियल रेंट कितना है? रियल रेंट 6,000 पर मंथ। तो हमारा अगर 6,000 पर मंथ है इंटू 10 महीना, तो रियल रेंटल कितना मिल सकता था हमको? हमको मिल सकता था 60,000 रुपए। 60,000. तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? 60,000। तो इन दोनों में ये आपका ईआरवी है, ये आपका एआरवी है, विच एवर इज हायर। तो हायर हमने लिखा, लेकिन यहाँ पर तो 2 महीने आपका वैकेंसी था, तो इससे हम माइनस कर देंगे लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी 2 महीने का। 2 महीने का मतलब 1 महीने का अगर 6,000 रुपए है तो 2 महीने का 12,000 रुपए। तो ये हमने 12,000 इससे माइनस करना है। तो 60,000 माइनस 12,000 हमारा ये हो जाएगा 48,000। ये क्या हो गया हमारा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू या फिर एनुअल रेंटल वैल्यू। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? प्लीज कंफर्म कीजिए। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। यस सर। हो गया? यस सर। चलो फैंटास्टिक। और दूसरा एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोगों में से जिसके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, वे लोग प्लीज 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 जो हमारी क्लासेस होती है ना, आप उसको डेस्कटॉप में या लैपटॉप में देखें, मोबाइल में ना देखें। क्योंकि अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में देखते हैं तो आपको एक अच्छा सा व्यू मिलेगा, आपको नोट डाउन करने में बहुत आसानी होगी। एंड मोर ओवर क्या है कि आप लोग दिन भर ऐसे भी मोबाइल में लगे रहते हो, तो इट इज बेटर कि कुछ समय के लिए उसको छोड़ के आप इसको शिफ्ट करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या अगर लिख लिए हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। जहां पर हम गलती क्या करते हैं मालूम? हम ये 2 महीने को ना पूरा इग्नोर कर देते हैं, जो 2 महीना खाली था, और हम जो हमारा लिए ना एनुअल रेंटल वैल्यू, वो सिर्फ 8 महीने को लेकर चलते हैं, तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं करोगे आप।
गवर्नमेंट का सीधा सा बात है कि अगर साल भर में अगर कोई एक दिन भी अगर आपने कर दिया ना, एक दिन भी अगर आपने क्या किया बताओ ना, घर भाड़े पे लगा दिया, तो आपको पूरे साल भर का क्या लेना पड़ता है, साल भर का आपको ARV लेना पड़ेगा, मतलब एनुअल वैल्यू सारी की सारी साल भर का लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा सीन हो जाए कि साल में हम जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो कोई मिड ऑफ द ईयर आया, तो जिस दिन आपके पास आई उस दिन से साल के आखिर तक जितना भी पीरियड रहेगा उस पूरे पीरियड का आपको क्या करना पड़ेगा, एनुअल वैल्यू सारा का सारा निकालना पड़ेगा। जैसे MRV हो गया, FRV हो गया, ये सारा का सारा इस पीरियड का आपको लेना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये हमारा ICAI का क्वेश्चंस। मुझे ये बताइए कि आपको किसी भी इलस्ट्रेशंस में डाउट है? अगर है तो प्लीज मुझे बताइए कि कौन से क्वेश्चन में डाउट है, हम उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था, हमने शायद वो बॉम्बे दिल्ली वाला कुछ किया था ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। पूर्णा बेंगलोर, गणेश एज ए प्रॉपर्टी, आई थिंक मानस वाला कुछ, हाँ ये नंबर ये किया। गणेश वाला भी सर किया लग रहा है। गणेश वाला जो है, गणेश हुआ गणेश वाला किए थे क्या? नहीं नहीं ये तो डिस्कशन हुआ। नहीं, ये तो नहीं किया हम। नहीं नेटवर्क हाँ, प्रॉब्लम नहीं हुआ था। ये हाँ हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो हाँ 4 तक के थे, 5 से करना बाकी है। तो ईमानदारी के साथ बताइए कितने लोगों ने और कुछ होमवर्क नहीं किया, एकदम ईमानदारी। देखता हूँ आजाद भारत में कितने लोग ईमानदार हैं। अभी पार्टिसिपेंट है 7, अगर मुझे काट दूं तो बचेंगे 6 में से मुझे लग रहा है कम से कम 4 से 5 लोग तो ईमानदार होंगे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया। तो ईमानदारों आ जाओ, दिल पे हाथ रख के कसम खाओ और बोलो किस किसने नहीं किया। रेज योर मैंने हैंड, नहीं किया। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। रेज योर हैंड। एक दूसरा बहुत ईमानदार डर नहीं मानस, ओके हाँ। दीक्षा गुप्ता, आप? क्यों सर? अरे वाह, ओके तो चलिए आगे देखते हैं, डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको सारे प्रोविजन याद है, सारे याद है कि नहीं है? चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, आपको बता दो। चार्जिंग सेक्शन 22 एंड हमारा एनुअल वैल्यू वाला बताने वाला कौन सा सेक्शन है? बोलो नाला को बोलो। देन हमारा डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, नहीं वो नहीं था हमारा, था डीम्ड टू बी ओनर कुछ था, हाँ डीम्ड ओनर, वो कौन सा सेक्शन था? सब भूल जाओ आप लोग। देन डिडक्शन 24AB 24A एंड 24B, ठीक है। खैर बस इतना ही याद रखना आपको, बेसिकली ना सिर्फ और सिर्फ ये चीज याद रखना है, 23 एंड 24, बस ये 2 चीज याद रख लो। और 24 में A और B, A आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% वाला और B आपका इंटरेस्ट, बस कहानी खत्म। और इंटरेस्ट में अगर घर बनाने के लिए ले रहे हो तो 2 लाख का लिमिट, घर रिपेयरिंग के लिए ले रहे हो तो आपका 30,000 का लिमिट, ठीक है। देन वाला प्रॉब्लम और स्क्रीन वाला। हाँ स्क्रीन प्रॉब्लम ना मेरे को मालूम था, कुछ तो गलती से यहाँ पर ये हो गया, ये रहा, ये ऑटोमेटिक कुछ एक ऑप्शन क्लिक हो गया था इसलिए हुआ। अभी दिख रहा है आपको ठीक? क्या अभी आप लोग को ठीक दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके यस सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम शांत दिमाग से, जो भी आपके दिमाग में फालतू कचरा है उसको एक बार हटा दीजिए। और अगर आपके फोन में अगर व्हाट्सएप या इंस्टा का कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो प्लीज उसको एक बार इग्नोर कर दीजिएगा, भले ही वो आपका कितना भी स्पेशल क्यों ना हो। हाँ जी तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। गणेश हैज अ प्रॉपर्टी whose municipal valuation is 2,50,000 per annum। तो हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया MRV, ठीक है। हमको मिल चुका है हमारा MRV 2,50,000। द फेयर रेंट इज 2 लाख पर एनम, ठीक है। तो MRV और FRV विच एवर इज हायर।
हायर, तो इसमें हायर क्या है 2,50,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड रेंट फिक्स्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट इज 2,10,000। तो ये हायर एंड स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। लोअर, तो कौन सा लोअर है? तो अब हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो दिस इज आवर एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू ERV। तो चलिए 2 लाइन पढ़ते ही हमको ERV मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ। अगर महीने का 20,000 रुपए है तो फटाफट मुझे बताइए साल भर का कितना हो जाएगा? फटाफट बताइए साल भर का कितना हो जाएगा? 240। 240। वेरी गुड। नाउ however the tenant vacated the property on 31st 1 2020। 31 जनवरी को उसने घर को छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया, दिल पे पत्थर रख के उसने सब कुछ छोड़ दिया। अनरियलाइज्ड रेंट वाज 20,000। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब क्या भैया? वो जो टेनेंट है वो उस घर में रहता था और उसने भाड़ा नहीं दिया। पर मंथ का भाड़ा कितना है? 20,000 रुपए पर मंथ, और उसने 20,000 हमको दिया ही नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूँ ऑन एन एवरेज अगर ये 31 जनवरी को छोड़ा तो भैया उसने दिसंबर तक का पैसा दिया था, जनवरी महीने का उसने पैसा नहीं दिया। एंड ऑल कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल 4 आर सेटिस्फाइड। अब रूल 4 किसकी कंडीशन बताता है मुझे जरा बताइए। अगर आपको याद होगा तो रूल 4 डील करता है उन कंडीशंस के लिए जो कि एप्लीकेबल होंगी इन केस ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। क्या था? पहला कंडीशन था कि टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब जेन्युइन होनी चाहिए। दूसरा क्या था कि टेनेंट ने घर वैकेंट कर देना चाहिए या फिर आप उससे घर खाली कराने के लिए सारे उससे रिक्वेस्ट कर चुके हो। एंड तीसरा कंडीशन क्या था कि वो आपका घर जब वैकेंट करे तो आप उसको अपनी दूसरी प्रॉपर्टी ना दो रहने के लिए। एंड द फोर्थ वन इज आप अपना जो अनरियलाइज्ड रेंट है उसको निकालने के लिए हर एक काम कर चुके हो, साम दाम दंड भेद हर एक चीज आप कर चुके हो। तो जब यहाँ पर ये बोल दिया कि ऑल कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल 4 आर सेटिस्फाइड, तो हमको और दिमाग लगाना ही नहीं है कि कौन कौन सी कंडीशंस थी। बट फिर भी अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए तो इट इज योर ड्यूटी कि जब आप आंसर सॉल्व करोगे तो आप रूल 4 की कंडीशंस बताओ। आप बताओ एग्जामिनर को कि हाँ भाई हमने भी स्पेशल इनकम टैक्स क्लासेस की है, हमको पता है कौन सी 4 कंडीशंस हैं। अब आगे देखिए, he paid municipal taxes at 8% of municipal valuation। फटाफट मुझे बताइए म्युनिसिपल टैक्स कितना बनेगा? कौन है यहाँ पर ज्ञानी राम? मुझे बताइए, कैलकुलेटर आपके पास है, आप मुझे बताइए कितना म्युनिसिपल टैक्स बनेगा? अगर म्युनिसिपल वैल्यू आपकी 2.5 लाख रुपए है तो उसके ऊपर 8% अगर आपको देना है म्युनिसिपल टैक्स, 0 कैंसिल, 25 से 20,000। 8, तो 20,000 रुपए आपका हो गया म्युनिसिपल टैक्स। इसका बेनिफिट कब मिलेगा? इसका बेनिफिट तब मिलता है जब ये म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट होना चाहिए, और पेमेंट कौन करेगा? ओनर करेगा। पेमेंट बाय ओनर। अगर टेनेंट ने कर दिया तो भैया उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आगे देखिए, इसने लोन भी लिया था, मतलब 24B की बात कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाज 65,000 फॉर द ईयर। ठीक है, उसने जो इंटरेस्ट दिया वो दिया 65,000 पर एनम दिया। जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो कि वो लोन घर बनाने के लिए लिया कि रिपेयरिंग के लिए लिया, इट इज एज्यूम्ड कि घर उसने बनाने के लिए लोन लिया है। समझे आप? अब आगे आपको क्या करना है, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ गणेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। बहुत ही अच्छा सा नंबर है, इसने ऑलमोस्ट हर एक चीज को कवर किया है। घर भाड़ा भी लगा, वैकेंट भी रहा, अनरियलाइज्ड रेंट भी रह गया, है कि नहीं? आप देखो ना यहाँ पर अगर ये 31 जनवरी को छोड़ दिया, मतलब फरवरी का महीना और मार्च का महीना ये क्या था? वैकेंट। प्लस जनवरी महीने का क्या था? अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड। ठीक है, प्लस इसमें म्युनिसिपल टैक्सेस भी है, प्लस इसमें आपका इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड। और एक चीज और है छुपी हुई, 24A का डिडक्शन, यानी कि 30% ऑफ NAV, ये बाय डिफॉल्ट है ना? तो 24A भी है और 24B भी है, सब कुछ है इसके अंदर। एक बहुत ही देखा जाए तो अच्छा खासा नंबर है। तो मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पुट अ स्टार मार्क, इसको एग्जाम से पहले लिख कर सॉल्व कीजिएगा।
स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इस क्वेश्चन का। मैं जरा इसको सुधार दूं ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सको इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम पर्पस के लिए। सर पीडीएफ है। पीडीएफ है, बहुत अच्छा, बट एग्जाम के पहले चलो ठीक है, अच्छी बात है, पीडीएफ है तो। बट फिर भी अगर कोई है नालायक जिसको स्क्रीनशॉट फिर से लेने का मन कर रहा है तो ले सकता है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे ये बताइए कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया पूरी अच्छे तरीके से? रेज योर हैंड, मैं आपको देख रहा हूँ कौन कौन हाथ उठाता है। क्वेश्चन किसको समझ में आया? 1 2, सिर्फ 2 लोगों ने हाथ उठाया है। फटाफट मेरे को क्लियर कीजिए। 3 4, हाँ अच्छा लगता है ऐसे हाथ उठाते हो तो। 2 लोगों ने अभी भी नहीं उठाया। दीक्षा शर्मा एंड सुताक्षी पंडा, आप लोग अभी भी रेज हैंड नहीं किए हैं। सर मेरे में ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है रेज हैंड का। वेरी गुड, चलिए ठीक है। सुताक्षी आपने अभी तक आपका हाथ नहीं उठाया, क्या आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आया सर। ओके, तो चलिए अब आगे करते हैं। बहुत ही सिंपल है। एमआरवी मिल गया 2.5 लाख, एफआरवी मिल गया 2 लाख, विच एवर इज हायर, हमने लिया था 2.5 लाख। उसके बाद फिर हमने स्टैंडर्ड रेंट के साथ उसको फिक्स कंपेयर किया 2,10,000 को, विच एवर इज लोअर, तो 2,10 हमारा क्या हो गया? ईआरवी। फिर आगे चलते हैं, देखिए कैसे करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ गणेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। मुझे बताओ ना इसका प्रीवियस ईयर कौन सा है? अगर असेसमेंट ईयर 2021 है तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? बताइए। 1920। 2019-20। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हमको क्या करना है? कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी। जीएवी मतलब Gross annual value। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो कंप्यूट ईआरवी क्या होगा? देखिए हमने निकाला था, कितना आएगा हमारे हिसाब से ईआरवी? 2,10,000 रुपए, है ना। चलिए तो यहाँ पर इससे निकाल दिया 2,10,000 रुपए। इसका यहाँ पर प्रेजेंटेशन अलग है, हम अलग तरीके से करेंगे प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने पिछले क्लासेस में आपको करवाया है कुछ इस तरीके से। पहले हम ईआरवी लिखेंगे, सॉरी माफ करना, पहले हम एफआरवी MRV। एमआरवी लिखेंगे, MRV फिर FRV। एफआरवी, फिर दोनों में हायर Whichever लिखेंगे, higher। फिर एसआरवी लिखेंगे, SRV लोअर लिखेंगे, whichever lower। तो हमको मिलेगा ईआरवी। हम इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए। देन दूसरा हम क्या करना है, हमको कंप्यूट करना है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर लेट आउट पीरियड, उससे माइनस कर देंगे क्या? अनरियलाइज्ड रेंट, क्योंकि रूल 4 का चारों कंडीशन फुलफिल हुआ है। और हमने पढ़ा था हमारी प्रीवियस क्लासेस में, अगर रूल 4 की कंडीशन अगर सारी की सारी फुलफिल हो जाए तो आप क्या करोगे? आपका जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल है उससे माइनस कर देना अनरियलाइज्ड रेंट। तो हमको कितना मिला? देखिए हमने घर भाड़ा जो लगाया वो 1 अप्रैल से लगा, कब तक? 31 जनवरी तक। ये पूरा का पूरा पीरियड हो गया आपका 10 महीने का। और 1 महीने का अगर आपका 20,000 रुपया भाड़ा है तो प्लीज 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 मुझे बताइए, इतना जो टफ एक कैलकुलेशन है, इस टफ कैलकुलेशन को मुझे सॉल्व करके बताइए कि कितना रेंट बनेगा। 20,000 इंटू 10 कितना? 2 लाख रुपए। 2 लाख। तो 2 लाख रुपए आपका हो गया टोटल रेंट, आपको मिलना चाहिए था। लेकिन किंतु परंतु बंधु 20,000 ये जो है ये आपका अनरियलाइज्ड रेंट था जो आपको नहीं मिला। तो कितना आपको पैसा मिल गया मुझे बताइए? आपको मिल गया 1,80,000 रुपए, ठीक है। अब हमको कंपेयर करना है, यहाँ पर हमारा ईआरवी है 2,10,000 रुपए और ये आपका आ गया एक्चुअल रेंट 1,80,000 रुपए। अब हमको इनको कंपेयर करना है, लेकिन अगर हम एक चीज ध्यान दें तो ये जो 2,10,000 ये पूरे के पूरे 12 महीने का है ये, लेकिन यहां पर जो हमने लिया ये पूरा 12 महीने का नहीं है। तो देखिए आगे, इन दिस केस द एक्चुअल रेंट ऑफ 1,80,000 इज लोअर देन द एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू ऑफ 2,10,000 रुपया ओइंग टू वैकेंसी। यस दिस इज द रीजन। ये जो कम हुआ, ये कम क्यों हुआ? क्योंकि 2 महीना आपका वैकेंसी रह गया था, 2 महीना आपका वैकेंसी रह गया था। अगर वैकेंसी के कारण अगर आपका क्या होता है, ईआरवी से वैल्यू कम हो जाती है तो जितनी वैल्यू आपकी ये होती है, ये वाली एनुअल रेंटल वैल्यू जो रिसीव होने वाली रहती है एक्चुअल रेंट, आप उसी को क्या मान लोगे? आपका
GAV मान लोगे। तो हेंस आगे देखो, सिंस हैड द प्रॉपर्टी नॉट बीन वैकेंट द एक्चुअल रेंट वुड हैव बीन 2,20,000 रुपया, अगर वो वैकेंट नहीं होती तो बीइंग नोशनल रेंट, बट फॉर फेब एंड मार्च देन देयरफॉर द एक्चुअल रेंट इज GAV। तो एक्चुअल हमको कितना मिला 180, तो इसको हम ले लेंगे आपका GAV, तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा 1,80,000। आपको ये प्रोविजन याद है, हमने डिस्कस किया था ये वाला, ड्यू टू वैकेंसी अगर आपका कम हो जाता है ERV से, तो जो वैल्यू आपकी ये वाली आती है इसी को हम GAV लेके आगे बढ़ाएंगे हमारा कैलकुलेशन को। तो हमारा GAV हो गया 1,80,000 रुपया। अब इससे माइनस करेंगे क्या, म्यूनसिपलिटी टैक्सेस, कितना 8% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू, तो हमने निकाला था 20,000 रुपए, तो ये हम करेंगे 1,80,000 से 20,000 माइनस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू को आपको माइनस करना होगा प्लीज पुट दैट वैल्यू इन ब्रैकेट्स, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेटर में तो जैसे ही आपने ये ब्रैकेट देखा आपको माइनस करना है, आपको याद आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये ब्रैकेट साइन नहीं देते हैं तो चांसेस ये भी हो सकती है कि हम 1,80,000 प्लस 20,000 कर दें और आंसर निकाल दें, ठीक है, क्योंकि नो डाउट लेफ्ट हैंड साइड में लेस लिखा हुआ है, लेकिन जब हम प्लस करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड वाले ये सारे फिगर को देखते हैं और करते जाते हैं। तो इसीलिए इट इज रिकमेंडेड कि अगर आपको बचना है तो आप जिस किसी वैल्यू को माइनस करना चाहते हो उसको आप ब्रैकेट में रखो। तो 1,80,000 रुपए आपका GAV हो गया, उससे माइनस करेंगे म्यूनसिपलिटी टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द ओनर, कितना 20,000, तो आपका नेट एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा 1,60,000 रुपए। अब इससे हम क्या माइनस करेंगे, हम करेंगे सेक्शन 24 की डिडक्शन। दो डिडक्शन है, एक 30% और दूसरी इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मेरे को बताइए, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मुझे बताइए इंटरेस्ट कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, 65,000 था, क्या पूरा का पूरा अलाउ कर देंगे कि 30,000 अलाउ करेंगे या 2 लाख अलाउ करेंगे, बताइए। इंटरेस्ट 30,000। इंटरेस्ट 30,000 अलाउ करें कि एक्चुअल जो है 65,000 वो अलाउ करें, कि जो 2 लाख तक का कर सकते हैं वो अलाउ करें। 30,000 30,000 कब अलाउ करते हैं, जब आप लोन लेते हो रिपेयरिंग के लिए। तो मेरे भाई क्या इसने लोन रिपेयरिंग के लिए लिया है, क्या इसने लोन रिपेयरिंग के लिए लिया है क्या, नहीं। नहीं सर, अब आगे देखो, पूरा 65 लेंगे। तो देखिए, तो 30% ऑफ ये हमारा है गया 24A, ये 24B, 30% ऑफ NAV कितना है 1,60,000, तो उसका 30% कितना हो जाएगा 48,000। देन इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको, एक्चुअल मिलेगा विदाउट एनी सीलिंग लिमिट। क्यों, क्योंकि भैया ये आपका सबसे पहली बात ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, अगर आपको याद है तो लेट आउट प्रॉपर्टी में देयर इज नो लिमिट ऑन इंटरेस्ट, बट अगर ये सेल्फ ऑक्युपाइड होती तो फिर लिमिट लगती 2 लाख और 1 लाख, सॉरी 2 लाख और 30,000 वाली, अगर आपको याद हो तो। तो यहाँ पर 48,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, 65,000 आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, तो टोटल कितना हो गया 1,13,000 रुपए। तो हमारा NAV निकला था 1,60,000, जिससे माइनस करेंगे हम कितना 1,13,000 रुपए, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज सिर्फ और सिर्फ 47,000। मुझे बताइए क्या आपको ये नंबर समझ में आया, काफी अच्छा नंबर है। यस सर। ओके, तो चलिए फटाफट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं और दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। जल्दी से जाइए और जल्दी से आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।